हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट 8 और यूनिट 9 एक साथ इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 8 शरीर में गति, जिसमें आपका अभ्यास प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है कि अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं, इसमें गति होगा। अस्थियां एवं उपस्थि संयुक्त रूप से शरीर में कंकाल बनाती हैं, यहाँ पे कंकाल हो जाएगा। और कोहनी की यहाँ पे हो जाएगा, कोहनी की अस्थियां कब्जेदार होती हैं। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। अब यहाँ पे आगे है आपका कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। सभी जंतुओं की गति एवं चालन बिल्कुल एक समान रूप से होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे है उपस्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है। आगे है अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, भाई संधि होती है, ये भी गलत है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, ये आपका सही है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, हाँ बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये सत्य है। चलिए तीसरा, इसमें आपको लिखित आंसर देना है। कंदुक खल्लिका संधि क्या है, ये एग्जाम में आए हुए हैं कई कंपटीशन में। अब इसको ध्यान से देखिएगा। 2 अस्थियों की वह संधि जिसमें एक अस्थि का संधि बनाने वाला सिरा गेंद के समान गोल होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे के समान होता है, जिसमें पहली अस्थि का गोल सिरा सभी भुजाओं दिशाओं में घूम सकता है। यानी ये इस तरह देखिएगा, इस तरह कुछ होता है, यानी इस तरह, और यहाँ पे ये गोल सिरा ये ऐसे है ना। जैसे कंधे का ऊपर वाला सिरा नहीं, ये वाला आपका हाथ है, इधर इधर आपकी मुंडी हो गई, इधर सिर हो गई, यहाँ पे ये कब आपका कंदुक खल्लिका है, और आपके जो कूला है यानी जो पैर जहाँ से जुड़े हुए हैं, ये वाला सिरा, यहाँ पे भी कंदुक खल्लिका वाला संधि है। ठीक है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। हाँ, कपाल के चेहरे की निचला वाला, ऊपरा वाला नहीं। जैसे ये तो आपका मुंह है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, तो ये नीचे वाला गति करता है, ये वाला ऊपर वाला स्थायी रहता है, नीचे वाला ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं घूम सकती, यानी जो आपकी कोहनी है आगे की तरफ तो घूमती है, लेकिन पीछे तरफ देखो, वैसे ये आपकी कोहनी है, ये रही ना, आप इधर इधर ऊपर नीचे, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मालूम है, क्योंकि कोहनी में कब्जे वाली संधि है। कौन सी संधि है, कब्जे वाली संधि है, इसलिए नहीं हो। देखो आपकी उंगली है, हाथ की उंगली है, वो आगे की तरफ तो आप जैसे उंगली है आप इस तरफ मोड़ सकते हो, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये कॉलम A1 है, कॉलम B है, जिसमें आपको मैचिंग करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऊपरी जबड़ा, क्या ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, क्या एक अचल संधि है। मछली, क्या मछली क्या है, मछली यहाँ पे आओ, शरीर, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। कैसे होता है, धारा रेखीय होता है। आगे देखते हैं, पसलियाँ क्या हैं, पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोघा क्या है, घोघा आपका घोघा बहुत धीमी गति से चलता है। और तिलचट्टा क्या है, देखो तिलचट्टे में कई चीज़ें हैं। पहला नंबर, इसके शरीर पर पंख होते हैं, ठीक। फिर ये बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, ये हवा मुड़ भी सकता है, ये तीनों होगा। ठीक है, अब आगे आपका यूनिट 9 है, जिसमें सजीव
विशेषताएं एवं आवास। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है, उसे आवास कहते हैं। जैसे आपका घर है, ये भी एक आवास ही है ना। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? देखो, कैक्टस मरुस्थल में जल का अभाव होता है और थोड़ी मात्रा से में अधिक गहराई पर मिलता है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती हैं, उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मसाल तथा रोमल सतह वाली होती हैं, जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। कैक्टस ये यानी जैसे नागफनी लोग गांव में कहते हैं, ऐसे उनकी पत्तियां जो होती हैं ऐसा कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है, ताकि उनकी नमी का शोषण कम कर सकें, और उनकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। तना हरा, मोटा तथा मसाल होता है, जिससे वह अपना भोजन बना सकें। पत्तियों के कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करते हैं, जैसे हमने पहले बता दिया। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होते हैं। विलायती बबूल बबूल, इनमें कांटे यानी कांटे वाली झाड़ियां आपको मरुस्थल में ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ठीक है, कि इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें आपका क्या है, ओके, कौन सा, राइट, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं, क्या, पौधे एवं चलिए, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष रूप में रहने योग्य बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते नहीं, आप कैसे यहाँ पे रह ले रहे हो, कुछ लोग किसी बस्ती में जाते बोलते हैं यहाँ पे बदबू आ रही, लेकिन आप सब कैसे, देखो, जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहाँ पे रह लेता है, ठीक है, उसको वहाँ पे बदबू वगैरह कुछ नहीं आती, ठीक है। चलो आगे दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? जो स्थल पर पाए जाते हैं उसे स्थलीय आवास बोलते, क्या बोलते हैं? स्थलीय, ठीक है, आवास, क्या, स्थलीय आवास यहाँ पर भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाय वह आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, उसे जलीय आवास कहते हैं। कौन सा? जलीय आवास, ठीक है। आगे आपका गाय, ठीक है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के क्या हैं? अजेय घटक है। क्या सा है? अजेय, मतलब इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है, अजेय। और अगर जीवन पाया जाता, जैव घटक, ठीक है। ये यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला आपका है 5वां, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका नाम सुन करके मन में इच्छाएं जागना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख करके मन में इच्छाएं जागृत हो, जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और या फिर आप कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं, आप देखने के बाद उन्हें खाने की इच्छा होती है, उसे उद्दीपन कहते हैं, ठीक है, उद्दीपक। अब निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? ये इसमें छल, चमक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। तो ये जलकुंभी और केचुआ तो सजीव हैं। क्या हैं? ये दोनों सजीव हैं, ठीक है, और ये इतने निर्जीव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के भी लक्षण देखने को मिलते हैं।
अब कौन कौन सा, जैसे साइकिल है गति करती है ना, इन्हें गतिशील होगा, है ना, या आकार बढ़े घटे, वो तो सजीव है। चंद्रमा का भी आकार वगैरह बढ़ता है, साइकिल गतिशील है, चंद्रमा भी रोटेट करता है ना। हाँ, गति पाई जाती है ना, चंद्रमा अपने आकार से घटता बढ़ता रहता है। अब निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी, है ना, पहले सजीव थी अब निर्जीव। अब इनमें कौन कौन सा है आपका वो देखना है, ठीक है। तो चलिए, मक्खन हो गया ना, ये भी सजीव थी। चमड़ा सजीव थी, ऊन सजीव हुई थी, खाद्य तेल ये भी सजीव हुई थी, है ना, चर्बी वगैरह, सेब ये भी सजीव हुई थी, है ना। 7वां है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। यानी ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं आप जो सजीव मानोगे कि ये सजीव है। पहला है, सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है ना, जिसमें वह अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। दूसरा है, सजीव के शरीर के विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है। सभी जीवों में उद्दीपन की प्रत्ययन क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में उत्सर्जन क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में प्रजनन क्रिया होती है। सभी जीवधारी गति करते हैं। ये किसके लक्षण हैं? सजीव के लक्षण हैं। आगे बढ़ें। 8वां, घास के मैदान क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है ना। संकेत आपको दे रहा है, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। घास के मैदान, उत्तर है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के परिणाम स्वरूप यहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं, जिससे वे स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण प्रतिकूलता से रक्षा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ जगह ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे भी बरसात का समय चल रहा है, झाड़ियाँ अचानक से बढ़ जाती हैं ना, अगर इतना उसमें गति नहीं होगी फिर आगे कैसे होगा। तो मैंने आज के वीडियो में कितना कवर किया है, यूनिट 8 और यूनिट 9 इस वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।